नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अगर आप में कोई हुनर है जिसे आप समर्पित भाव से, दिलो जान से पोषित करने में लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन आप अपनी जिंदगी का मुकाम जरूर हासिल कर लेते हैं। इसी बात की बानगी प्रस्तुत कर रही हैं हमारी आज की तेजस्विनी, एक सामान्य आदिवासी महिला जिन्होंने मजदूर के जीवन से आगे बढ़कर एक मशहूर चित्रकार बनने तक का सफर तय किया और आदिवासी लोक चित्रकला को ही अपनी पहचान बना डाला। यही नहीं बल्कि इस पहचान को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी स्थापित किया। देश विदेश के कितने ही संग्रहालयों में आपकी पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं। आपके आदिवासी कला को आगे बढ़ाने के प्रयासों को ही पद्मश्री का सम्मान भी मिला। हमारी आज की तेजस्विनी है आदिवासी कलाकार भूरी बाई। जिंदगी जब भी अवसर दे उसे दोनों हाथों से थामने वाले आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के गांव की आदिवासी महिला भूरी बाई को बचपन से ही लोक चित्रकला का शौक था, लेकिन गरीबी के अंधेरों से जूझती जिंदगी के थपेड़ों ने मजदूरी कर उन्हें पैसे कमाने को विवश कर दिया। और जब उन्हें चित्रकारी के जरिए कमाई का अवसर मिला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भील समुदाय की पिथौरा चित्रकला से जिंदगी की तस्वीर ही बदल सकती है। धन और मान सम्मान मिला, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च कला सम्मान और विभिन्न मंचों पर ढेरों पुरस्कार मिले। यही नहीं, देश विदेश के संग्रहालयों में भी भूरी बाई की बनाई पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। जिस भारत भवन के निर्माण कार्य में उन्होंने मजदूरी की थी, उसी भारत भवन के वर्षगांठ समारोह में भूरी बाई को मुख्य अतिथि का सम्मान मिला। भूरी बाई इस लोक कला को सहेजने के लिए वर्कशॉप्स के जरिए युवाओं को भी प्रशिक्षण देती हैं। अन्य चित्रकारों के साथ मिलकर पिथौरा कला को पहचान दिला रही हैं। भील समुदाय की इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए पद्मश्री पुरस्कार के सम्मान को प्राप्त करने वाली आदिवासी कलाकार भूरी बाई हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात भूरी बाई से। भूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। भूरी जी, सबसे पहले आपको ढेरों बधाई पद्मश्री पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। हमें ये बताइए कि जिस चित्रकला को आपने अपनी पहचान बना लिया, इस चित्रकला की क्या खासियत है और क्या अहम बात है इस चित्रकला से जुड़ी हुई? ये हमारी जो कला है आदिवासी भील पिथौरा पेंटिंग कहते हैं। तो ये पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा की ये पहचान है। हमारी पिथौरा पेंटिंग है, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। उससे पिथौरा पेंटिंग की मतलब हमारी भीलों की पहचान है जी। और भूरी बाई, आप तो एक बड़ी चित्रकार बन गई हैं इस पिथौरा चित्रकला की, लेकिन आपने शुरुआत कहाँ से की? बचपन से ही आपको शौक था क्या? कहाँ से सीखी आपने ये चित्रकला? मैंने अपने घर की दीवारों पे जो कभी शादी में, त्योहार में मैं मिट्टी के चित्र बना लिया करती थी। और काला कलर जो मिट्टी का तवा रहता है जला हुआ, उसका जो काला कलर खरूस के और काला कलर बना लेती। पत्तियों का ग्रीन कलर, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का अपने घर की दीवारों को मैं अच्छे से मतलब सजा लिया करती थी। मुझे बचपन से ही शौक था ये। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि गांवों में महिलाएं मिट्टी के घर होते हैं, उसे गोबर मिट्टी से ही लेपा करती हैं और रंग ब्रश इत्यादि तो मिलते नहीं थे तब आपको। तब आप कैसे करती थी ये चित्रकला? मैं अपने हाथ की ब्रुश बना लेती थी, जो कपास की लकड़ी की ब्रुश बना लिया करती थी। जब बिंदी डालना था तो कपड़े की छिंदी फाड़ के और कपड़े की जो रंग में डुबाया और बिंदी बिंदी डाल लिया। जब मुझे डिजाइन डालना रहता तो मैं भिंडी काट के भिंडी की डिजाइन डाल लिया करती थी। अपने हाथ की ब्रुश का और हाथ के कलर बनाए हुए मैंने बचपन में ही अपने घर की दीवारों को गोबर मिट्टी से लिपा पोती करके और अपने दीवारों को अच्छे से मैं सजा लिया करती थी। मुझे बचपन से ही शौक था ये। और रंगों को कैसे आप तैयार करती थी? क्योंकि बाजार के रंगों का तो आप इस्तेमाल नहीं करती थी गांवों में, तो कैसे अलग अलग रंग बनाती थी आप? तो ये अलग अलग रंग गांव में तो मैं जो सेम बलर की पत्ती रहती है, सेम बलर की पत्तियों को ढेर सारा मतलब सुखा के और
उसको पीस के पत्थर पे और ग्रीन कलर बना लिया करती थी। अरे वो जो काला कलर, मिट्टी का तवा का काला कलर बना लेती थी। और ये लाल मिट्टी, गेरू, खड़ी, ये सब मिल जाता था गांव में। अपने जो बच्चे खेलते हैं उसी तरह मैंने खेलते कूदते अपने हाथ के कलर से शुरुआत की। और बहुत अच्छे से मैं अपने घर की दीवारों को सजा लिया करती थी हाथ के कलर बना के। जी, तो क्या गांव की और भी महिलाएं हैं जो इस तरीके से चित्रकला में रुचि रखती थी? क्या वो भी महिलाएं मिलकर ये सारे काम किया करती थी? मैंने शुरुआत की तब तो कोई ऐसा उनको नहीं था। जब शादी में थोड़ा बहुत वो कर लेती थी अपने घर पे, लेकिन मुझे शौक था। मैं हर जहाँ शादी होती थी हर घर पे ही मैं अपने हाथों से दीवारों को सजा लिया करती थी। ये बचपन से 5-7 साल की उम्र से ही मुझे ये कला अपने जो मन में थी। और धीरे धीरे फिर मैंने अपने पति के साथ शादी हो गई तो मैं भोपाल में मजदूरी करने आई। तब ये भारत भवन बन रहा था, तो मैंने भारत भवन में मजदूरी करी और वहां से ही ये रंग कलर बुरुश से ही मैंने भारत भवन से ही शुरुआत की। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि एक मजदूर का जीवन बहुत कठिनाई वाला होता है ना भूरी बाई, और जब आप मजदूरी करती हैं तो 2 जून की रोटी कमाने की जो जद्दोजहद होती है वही इतनी बड़ी होती है कि चित्रकारी तो पीछे छूट जाती है। तो मजदूरी से चित्रकला का रुख कैसे किया? मैंने मजदूरी भी करती गई और एक जो जय स्वामीनाथन जी जगदीश करके हैं, तो ये भारत भवन में ही मैं उनसे मिली और उनसे बातचीत भारत भवन से ही हुई। तो ये सब पूछने लगे, बोले आप कहाँ से हो, कौन समाज हो, ऐसे करके भारत भवन में हम मजदूरी कर रहे थे। और उन्होंने ये पूछा बोले हमारे बारे में, तो हमने बताया हम जिला झाबुआ के ही हैं, आदिवासी भील हैं। तो वो कहने लगे बोले आपके गांव में कैसे मतलब पूजा होती है, किस देवी देवता को मानते हैं और कैसे शादी होती है। तो ये सब मुझे पूछने लगे वहां भारत भवन में। तो मैंने कहा मैं तो हिंदी तो समझती नहीं थी उस समय, पहली बार निकल के आई और कैसे समझाऊं उनको, और वो बोल रहे हैं उनकी भाषा में कैसे समझ पाऊंगी। तो मुझे थोड़ा सा कठिन तो लगा। तो बहुत सारी लेबर लगी थी, 100-150 लेबर लगी थी। उनसे कहने लगे बोले किसको आता है, अब आपको पेंटिंग आता है या आपको कोई अपने घर की दीवारों पे कुछ बनाते हो, ऐसा करके वो पूछने लगे हैं। तो सबने मना कर दिया, बोले हमको तो नहीं आता, हम क्या उनको बताएं, कैसे करके बताएं, हमें आता ही नहीं है तो हम कैसे बताएं। तो ऐसे करके सबने मना कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने बोला मुझे भी आता है लेकिन मैं अब कैसे उनको दिखाऊंगी, रंग कलर नहीं मिलेगा, मिट्टी कलर से मैं बनाती हूँ, वो कलर ही नहीं मिलेगा यहाँ से, तो मैं उनको कैसे दिखाऊं। तो कहने लगे बोले आपको हम रंग और कलर ब्रूस ला के दे रहे हैं और आप बना के दिखाए। बोले तो आपने तो पहली बार मेरे को लगता है कि वो ब्रश और रंग कागज पर उकेरे होंगे। हाँ, पहली बार मुझे एकदम से ऐसा लग रहा कि मैं ये रंग तो लाके दे रहे हैं लेकिन उसको कैसे घोलूंगी, मैं उसमें क्या डालूंगी, पानी डालूंगी या उसको किस तरह से उनको घोलूंगी। और बुरुश लाके दे रहे तो बुरुश में कैसे पकड़ूंगी, मुझे बुरुश पकड़ना ही नहीं आ रहा है। मैं तो अपने कपड़े की चिंदी फाड़ के और डुबा के और डिजाइन डाल लेती हूँ, अरे बुरुश कैसे चला पाऊंगी। बहुत ही अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है और ये भी लग रहा है मैंने हाँ बोल दिया है, अब उसको तो बना के देना ही पड़ेगा। वैसे डरते डरते थोड़ा सा मैंने कोशिश करी बनाने की। तो कहने लगे बोले चलो, ये भारत भवन का तलघर बन गया था, तो वो कहने लगे बोले आप टेबल कुर्सी पे बैठ के और चलो हमें बना के दिखाओ। मैंने कहा मैं अंदर नहीं आती हूँ, मुझे तो डर लगता है, मैं आपको कैसे बना के दिखाऊंगी, मैं अंदर तो मैं नहीं आऊँ आपके साथ। ऐसा करके मैंने मना कर दिया। तो कहने लगे बोले आप कहाँ बैठ के बनाओगी। तो अभी ये भारत भवन के बाहर में तालाब साइड में चट्टानों पे एक मंदिर बना हुआ है, तो उसी मंदिर के ओटले पे बैठ के मैंने पहले ही चित्र उनको बना के दिए। अच्छा। स्वामी जी को। तो उनको बहुत ही पसंद आया, उनको बहुत ही अच्छा ही लगा। तो यानी वहां से आपकी इस चित्रकला की शुरुआत हो गई एक बार फिर से। लेकिन आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, उसमें आप प्रकृति के रंग बिखेरती हैं, आप पेड़ जानवर बनाती हैं, लेकिन आधुनिक जीवन, बसें हुई, कार हुई, ये भी अब आप उसमें उनकी भी झलक देखने को मिलती है। ये बताइए हमें भूरी बाई कि कैसे मन बनाती है आप कि मुझे क्या पेंट करना है। वो तो सब मैं अपने मन से ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सब पेड़ बना लूं, ये मोर बना लूं,
और हर तरीके मेरे अंदर से ही, मतलब दिमाग से ही ये चित्र निकलता है। मैं कहीं देख के नहीं बनाती हूँ या किसी से पूछती नहीं हूँ, मुझे अपने आप ये निकल के आती है, ये मेरी अपनी कला। तो ये मैं अब बनाती हूँ और मुझे बहुत ही एक जंगल का जो रहता है, पूरा पूरा मतलब चेन रहता है जंगल का, तो उसमें मैं यही सोच के बनाती हूँ। ये पेड़ तो हैं, लेकिन पेड़ के साथ साथ जानवर रहते हैं, तो जानवर ये पेड़ का सहारा लेता है और पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। वो खा पी के, मतलब एक इंसान की तरह बेचारा जाएगा तो अकेला कहाँ जाएगा, वो पेड़ के साथ ही खड़ा रहेगा ना। तो उनको एक पेड़ बना देती हूँ, पेड़ के नीचे वो जो हिरन है, जो शेर है, ये सब मिलजुल के सब अपने एक इंसान की तरह वो रहते हैं। भले वो लड़ते झगड़ते हैं जैसे अपन लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा उसी तरह उनको मैं साथ में लेती हूँ। जानवर भी एक एक का सहारा और सपोर्ट से ही रहते हैं। लेकिन भूरी भाई, आपके जो पेंटिंग्स होती हैं इसमें बड़े चटक रंगों का भी आप प्रयोग करती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं ये पेंटिंग्स। कितना वक्त लग जाता है आपको एक पेंटिंग बनाने में? एक पेंटिंग बनाने में वक्त तो लगता है बहुत। जैसे मतलब उसमें पहले उसका पेंटिंग का बैकग्राउंड कर लो, फिर उसमें वो ड्राइंग करो, इस स्केल से वो करो, और फिर ये बिंदी बिंदी डालने में बहुत ही टाइम लगता है। और इसको भी तो आप रंगों के साथ जोड़ जोड़ के करती हैं, कभी पीला कभी नीला, एक एक डॉट अलग अलग रंग की एक एक बिंदी होती है। जाहिर है कि मेहनत का रंग, बहुत मेहनत का काम है ये भूरी जी। लेकिन ये एक ऐसी लोक कला है जिसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। तो ये बताइए भूरी जी, क्योंकि आपके बेटे बेटियां भी तो हैं, क्या वो भी इस पिथौरा चित्रकला को आगे बढ़ा रहे हैं? ये मेरे परिवार भी हैं और भी मेरे समाज के लोग हैं, लेकिन जो पहली मतलब जो भोपाल में मैं आई तो कोई कलाकार नहीं थे, कोई किसी को मिलते ही नहीं थे, या स्वामी जी पूछ पूछ के मतलब बुला बुला के वो करवाते थे, लेकिन किसी के वो उसमें नहीं थे। मैंने भारत भवन से शुरुआत किया है, तो ये अपनी कला मेरे अपने समाज में और मेरे घर में है, बेटे हैं, बेटा है छोटा वाला, 2 बेटियां हैं, तो उनको पूरा पूरा मैंने सिखा दी है। और ये जो बहू लाई हूँ, बहू तीनों बहू हैं, वो सभी घर में बैठ के अपना कला और पेंटिंग कर रही है। और भी लोग हैं, तो मेरे साथ में मैंने 10-15 कलाकार मैंने बना लिए हैं, उनको सबको मैंने अपनी कला बांट दी है। हाँ, क्योंकि आप वर्कशॉप्स भी करती हैं ना, आप अलग अलग राज्यों में जाती हैं, आप वहां पर जा जाकर वर्कशॉप्स करती हैं। तो युवाओं का रुझान क्या इस ओर बढ़ा है, और क्या आपके भील समुदाय के भी युवा हैं जो अब इस ओर आकर्षित हो रहे हैं? जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहां से मुझे परमिशन मिलता है, तो मैं बच्चों से भी, बच्चों को भी, महिलाओं को भी, जहाँ मैं मुझे बोलते हैं कि वहां चले जाओ तुम, या मैसूर चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, ये जहाँ का भी बुलावा आता है वहां मैं जाके सिखाती हूँ अपनी कला, सबको समझाती हूँ, सबको बांटती हूँ। और भी मैं परिवार में सबको बहुत सारी मतलब कलाएं बांट दी है, उनको सिखाती हूँ, सबको समझाती हूँ। लेकिन भूरी भाई, आपका जो बचपन था वो भी बहुत संघर्षपूर्ण था। चित्रकला की ओर आने से पहले का आपका जीवन भी बहुत मुश्किलों वाला था। वो बताइए हमें कि उस वक्त का दौर क्या था और कैसे कला के जरिए आपकी जिंदगी बदल गई। शुरू का मुझे पता ही नहीं था। शुरू में तो मैंने बहुत ही मुश्किलें झेली, और मैं लोगों के खेतों में, बहन मेरी थी बड़ी और मैं, दोनों बहनें हम थोड़ा होशियार थी, और 2 भाई और 1 बहन छोटे थे, कमाने के लिए कोई थे ही नहीं। हम दोनों बहनें सबके मतलब जो आसपास के खेतों में ये कटाई के लिए, निंदाई के लिए 1-1 रुपए मिलते थे। उस समय मजदूरी 1 रुपए मिलती थी, तो हम दोनों बहनें बहुत ही हमने मजदूरी करी बचपन से। और एक झाबुआ से चल के गुजरात में, मतलब दाहोद में, झाबुआ से लकड़ी लेके हम दाहोद में बेचने जाती थी दोनों बहनें। तो मजदूरी करते करते फिर हमने सोचा वो मजदूरी करें, दिन भर करें तो 1 रुपए मिलते हैं, और लकड़ी लेके जाएंगे तो 1.5 रुपए 2 रुपए मिल जाएंगे, तो 3-4 रुपए ज्यादा ही कमा लाएंगे दोनों बहनें। ऐसे करके हम जंगल में चले जाते थे, लकड़ियां तोड़ के और गट्ठा बना के, अरे लेके दाहोद में जाके बेच के और फिर आती थी, तो 1.5 रुपए मिल जाते थे, 2 रुपए मिल जाते थे। वो बहुत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ही पैसे मिल जाते थे, ऐसा ही लगता था हमको। तो ये बचपन से ही बहुत, अभी तक जो मेरा जीवन है 2002 में से मजदूरी को छोड़ा है, और
उसके पहले हम मजदूरी करती रही, मैंने दो मजदूरी भी करी और बीच बीच में जो कला का प्रोग्राम मिलता गया तो मैं कला भी करती गई और मैंने खेती का काम भी करती गई। मैंने दोनों तीनों कामें लेके और मैं चलती रही, मैंने कोई काम पीछे नहीं छोड़ा। जी, यानी आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी हैं। और मेहनत का सिला क्या मिला आपको, किस तरह पे कितनी बड़ी चित्रकार बन गई, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें तेजस्विनी। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं आदिवासी कलाकार भूरी बाई। भूरी जी, जब आपने भारत भवन की बार बार बात की, और ये भारत भवन वो भवन है जहां आपने खुद मजदूरी की थी, यानी ईंट मिट्टी आपने खुद ढोई थी, और अभी कुछ दिन पहले ही इसी भारत भवन में आपको सम्मानित किया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया। जाहिर है बहुत गर्व महसूस हुआ होगा आपको उस वक्त। हाँ, मुझे एक मुखिया तौर पे बुलाया गया, तो वहाँ उसी दीवालों के साथ जाके और वहाँ भारत भवन में खड़े रह के और मैं देखने लगी। आज मैंने कल तो उनको हाथों से बनाई थी, मेरी हाथों की दी हुई ईंट है, माल है, और मैं आज उस दीवालों के सहारे और उस छत के नीचे मैं खड़े रह के और आज लोगों को बता रही हूँ मैंने भारत भवन बनाई थी, मैंने मजदूरी करी थी, और आज मैं मुखिया तौर पे यहाँ पे मेरे को बुलाया गया, तो मुझे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन एक ऐसा फोटो देख के मैं वो फोटो को देख के बहुत याद करती हूँ। वो फोटो देख के मेरे को ऐसे लगता कि आज एक मजदूर से कलाकार मुझे बनाया है सौम्य जी ने। तो सौम्य जी का फोटो देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा एकदम से ऐसा लगता है कि आंखों में पानी आ जाता है याद करके। आज मैं एक मजदूर से मैं आज कलाकारी की पोस्ट पे हूँ, और उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत सारे में ढेर सारे में अवार्ड। भारत भवन में जो आपकी यादें ताज़ा हुई वो दिखाती हैं कि मेहनत के बल पर आप कहां से कहां पहुंच सकती हैं। लेकिन भूरी बाई, आप जनजातीय कलाकार हैं, और आपके ही जिंदगी पर आपने जनजातीय संग्रहालय में आपने 70 फीट की दीवार पर चित्रों से अपनी जिंदगी कहानी भी बनाई है। क्या आपने कभी सोचा था कि कला के जरिए इतना कुछ हासिल कर सकती हैं आप जिंदगी में, और महिलाएं भी प्रेरित होती होंगी आपसे? मैंने ये सोचा ही भी नहीं था, और मैं कभी क्या मुझे देखने को मिलेंगे ये भी मैंने नहीं जाना था। लेकिन ये भारत भवन से ये सौम्य जी के सब एक मेरे साथ एक देव के रूप में, मैं देव मानती हूँ उनको। ये मेरे गुरु भी हैं और एक मेरे एक देव के रूप में मैं जब भी याद करती हूँ सौम्य जी को, तो मेरे आसपास रहते हैं, वो मेरे को रास्ता दिखाते हैं, कला मुझे दिखाते हैं कि इस तरह से आप आगे बढ़ोगी। वो मैं सब अपने अंदर से महसूस करती हूँ। लेकिन ये जनजातीय संग्रहालय ट्रायल म्यूजियम जब बना है तब से मुझे लगातार, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं क्यों कैसे आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन सौम्य जी का आशीर्वाद है। तो मैंने 70 फीट लंबी दीवार पे अपना जो बचपन से लेके जीवन मैंने उसी दीवार पे मैंने दिखाया है, और लोग बार अभी देखने आते हैं, वो समझते हैं, उनको मैं समझाती हूँ, तो वो बहुत ही ऐसे उनको लगता है कि देखो भूली हुई जिंदगी को उन्होंने अपने एक दीवार पे दिखाया है और बनाया है। तो मैं भी अपने आप को मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे ये आगे बढ़ रही हूँ, किस आशीर्वाद से। और अब तो आपको मध्य प्रदेश का तो
सर्वोच्च कला सम्मान भी हासिल हुआ है आपको, और बहुत सारे और भी सम्मान अलग अलग मंचों पर आपको हासिल हुए हैं। लेकिन आपने शुरू में मुझे बोला था कि आपके गांव की महिलाएं ज्यादा इस ओर आकर्षित नहीं होती थीं, आप अकेली थी जो बढ़कर चित्रकला किया करती थी। तो आज क्या कोई तस्वीर बदली है? क्या आपसे प्रेरणा लेकर आपकी समुदाय की और महिलाएं भी हैं जो अब चित्रकला की ओर प्रोत्साहित हो रही हैं? जब उन लोगों को पहले जब समझ में नहीं आता था, कि मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने तो अपनी कला और मजदूरी दोनों लेके चली। लेकिन आज वो सुन के मेरे साथ में जो मजदूरी कर रही थी वो लड़की आज मेरा नाम सुनती है तो कहती है, अरे आपके साथ हम पहले ही जुड़ जाते तो हम भी कलाकार बन जाते, आपकी तरह हम भी अपनी कला लेके और हम भी अवार्ड जीतते और ऐसा मिलता, हमें भी मिलता। वो अब पछताती है। तो मैंने कहा तब को किसी को आया नहीं, सब पूछ के, मतलब स्वामी जी बोल रहे हैं आपको आता है, आपको आता है, सबको पूछ के बुला के बनवाते थे। लेकिन किसी के वो नहीं आया समझ में और नहीं आगे बढ़ पाई। तो उनको आज मैं भी उनको जाती हूँ गांव में, तो बड़ी अच्छे से मेरे से बात करती है, अच्छे से मतलब बातचीत करने आती है, मान सम्मान करती है और बोलती है कि हम भी रहते आपके साथ रहते तो हम भी कलाकार बनते और हम भी रहते आपकी तरह। बिल्कुल। साथ ही इन महिलाओं को आप की ओर से संदेश क्या होगा? कार्यक्रम के अंत में अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि देश भर की महिलाएं जो आपको इस वक्त देख रही हैं, उनको आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि आपने बहुत गरीब हालात से आगे बढ़कर हिम्मत ना हारते हुए चित्रकला को आगे बढ़ाया। जो भी जितने भी मतलब कलाकार हैं, उनके बच्चे हैं, और जो जिसने नहीं कला बनाई है और उनको बनाने के लिए उनका मन कर रहा है, तो मैं आज उनके लिए ये भी कहती हूँ, अपना जो भी शुरू से लेके काम काज लेके चल रहे हैं तो उसको काम को लेके चलो, और आगे तो कभी ना कभी तो बढ़ेंगे आगे। और बहुत सारे मतलब जो मेरे जो मन में है, मैं उनको कैसे समझाऊं वो तो मैं भी नहीं जान सकती। लेकिन मेरी तरह उनको भी आगे वो अपना जो भी काम लेके चल रही है वो लेके चले, तो कभी ना कभी मतलब वो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा उनको। लेकिन लगातार वो अपने काम में लगी रहे, जुड़ी रहे काम को, और मन को पीछे ना छोड़े। और आपकी आज पेंटिंग्स विदेशों में अनेक संग्रहालयों में भी प्रदर्शित हो रही हैं। क्या कहेंगे आप उन सब लोगों के लिए जो आपकी चित्रकला को इतना पसंद करते हैं और इतनी तारीफ करते हैं आपके काम की? हाँ, मेरी कला तो बहुत ही लोग बार पसंद करते हैं, लोग खरीदते भी हैं, और ज़्यादातर तो ये बाहरी देश विदेशों में मेरी पेंटिंग की बहुत ही कदर है, बहुत पहचान है। ये जो गोरे लोग हैं ये बहुत ही खरीदते हैं अच्छे से, और बहुत अच्छे से मतलब वो पेंटिंग को देखते हैं, और उनकी मेरी पेंटिंग की बहुत अच्छे से ही मतलब पहचान बन रही है। मेरी अपनी कला लेके मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत ही लोग कह रहे हैं आपका पेंटिंग चाहिए, आप कोई भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे भी मेरा भी ऐसा नहीं होता है कि मैं काम नहीं करूँ। मैं अपने अभी भी जो गांव में जाती हूँ तो मैं खेती का काम भी कर लेती हूँ, और बहुत मन लगा के अपना मैं कला को लेके शाम सुबह में लगी रहती हूँ। कला के साथ मेरा मन बहुत लगता है, कलाकारी का काम करने में मैं मन लगा के करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया भूरी भाई, हमें बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके, क्योंकि आपका जीवन एक मिसाल है तमाम महिलाओं के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। कोई भी आप में हुनर है, अगर आप उसे थाम के आगे बढ़ जाती हैं तो जिंदगी राहें दिखा देती है। आपकी जिंदगी इस बात का उदाहरण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। और भूरी भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो ये थी हमारे साथ भूरी बाई, एक आदिवासी कलाकार जो फर्श से अर्श तक का सफर तय करके सबके सामने आज एक मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही, लेकिन आपकी कोई ईमेल्स या संदेशे या सोच जो हम तक पहुंचती हैं वो हमारे दिल को जरूर छूती हैं। आपके तारीफ के शब्द हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ईमेल ID tejaswini.ednews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। क्या है इंडस्ट्री 4.0? किस तरह से बदल रही है मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया?